गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज हमारा डेटर्स मैनेजमेंट का रिवीजन खत्म हो जाएगा और आज की क्लास को मैं शुरू करूं, मैं फिर से वही एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारी जो ये रिवीजन क्लासेस हैं, हमारा सारा फोकस इन क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उन पर है। हम यहाँ कवरेज को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। ये रिवीजन क्लासेस में आपकी 100% कवरेज नहीं हो रही है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। आपने जहां से भी क्लासेस ली है, मुझसे लिए हैं, कहीं और से लिए हैं, जहां से भी अपनी रेगुलर क्लासेस ली हैं, जो आपके रेगुलर क्लासेस के नोट्स होंगे वहां पर आई होप कि कवरेज आपकी पूरी करवाई हो गई होगी। वो नोट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। हम क्लास में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन को दिमाग में रखते हुए वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। और जहां तक कवरेज का सवाल है, प्लीज अपने रेगुलर नोट्स को जरूर जरूर करके जाइएगा, ठीक है ना। तो फिर चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम पहला कॉन्सेप्ट टेकअप करेंगे वो है कैश डिस्काउंट को लेकर। आज का पहला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कैश डिस्काउंट। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर अक्सर एग्जाम में एमसीक्यू आ जाते हैं। और कैश डिस्काउंट के बारे में आपने शायद पहली बार सुना होगा जब आपने 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया था। जब आपने 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, आपको बताया गया था कि भाई देखो, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते, और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता था? मान लीजिए आपके घर के पास ना एक केमिस्ट की शॉप है। अब वो केमिस्ट की शॉप ने लिखा हुआ है, भाई बाहर बोर्ड लगा रखा है कि हमारे यहाँ पर 15% का डिस्काउंट हम दे देते हैं। मतलब आप अगर मान लो 1000 रुपए की दवाई लेंगे तो उसका 15% 150 रुपए का डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा। 850 में आपको दवाई दे देंगे 1000 रुपए वाली। आपने कोई 100 रुपए की दवाई ली तो आपको 85 में मिल जाएगी। मतलब आप जाओ, आपके घर से कोई और मेंबर जाए, आपके पड़ोसी जाए, कोई भी जाए, सबके लिए सेम ही डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट। आप अगर किसी बुक स्टोर पर जाते हैं, किसी बुक स्टोर पर जाते हो, उसमें मान लो 200 रुपए का एमआरपी लिखा है किसी किताब पर, तो वो कहता है भाई हम 20% का डिस्काउंट दे देते हैं। मतलब 200 का एमआरपी है, 20% का डिस्काउंट आपको 40 रुपए का डिस्काउंट करके 160 रुपए में वो किताब दे देगा। तो ऐसा डिस्काउंट जो सभी को दिया जा रहा है, ऐसे डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। मान लो मुझे पता है कि मेरे को ये किताब ना 160 की बेचनी है, 160 की बेचनी है, मुझे पता है किताब। मैं अगर इस किताब पे 160 लिखकर आपको 160 की दूंगा ना, तो आपको बड़ा दुख लग जाएगा। कहेगा बताओ, जितना एमआरपी लिखा उतने का दे दिया, कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया। लेकिन मैं अगर इसी किताब पर 200 रुपए लिखकर आपको 160 की दूंगा तो आपको बड़ी खुशी हो जाएगी। किसी दवाई को आप लेने जाते हैं, उस दवाई पर एमआरपी लिखा है 100 रुपए, 100 रुपए का अगर आपको वो दे देगा तो आपको बड़ा दुख लगेगा। लेकिन उस 100 रुपए पे वो 15% का डिस्काउंट दे देगा तो वो आपको बड़ा खुशी होगी। अब ध्यान से इस बात को सोचिए, उस दवाई बनाने वाली कंपनी को वो दवाई बेचनी 85 की ही थी, लेकिन 85 लिखकर 85 की बेचता तो आपको दुख लगता कि बताओ कुछ डिस्काउंट नहीं दिया, आपको लग रहा है नुकसान हो गया मेरा। लेकिन वही चीज को 100 रुपए लिखकर आपको 85 के देंगे तो आपको कोई दुख नहीं लगेगा, बल्कि आपको खुशी होगी, अरे बताओ कितना बढ़िया दुकानदार है, डिस्काउंट दिया उसने। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, वो एक्चुअली में डिस्काउंट नहीं है। उस दुकानदार को वो सामान बेचना ही उतने का था जितने का आपको दिया गया है, बस उसको थोड़ा सा पहले इन्फ्लेट करके लिखा गया, मतलब उसका एमआरपी थोड़ा बढ़ा के लिखा गया और उसके बाद आपको उस पर डिस्काउंट देके रिमेनिंग अमाउंट आपसे चार्ज कर दिया गया। अब क्योंकि ये एक ऐसा डिस्काउंट है जो हम सभी को देते हैं, ऐसे डिस्काउंट को अपनी किताबों में क्यों रिकॉर्ड करना? सोचिए, जब ये डिस्काउंट मैं सभी को दे रहा हूं, मैं 100 रुपए की चीज सभी को 85 की देता हूं 15% डिस्काउंट करके, मुझे सभी को 85 की देनी है, तो सही मायने में उसका सच्चा प्राइस तो है ही 85। मैं 100 रुपए पहले अपनी किताबों में लिखूं और देखूं भाई देखो मैंने सबको 15% का डिस्काउंट दिया, नहीं, सीधा 85 पे रिकॉर्ड करें। मतलब हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, ये ट्रेड डिस्काउंट। अब आइए जरा कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट बेसिकली हम अपने डेटर्स को देते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। मान लीजिए हमारे ना 2 कस्टमर्स हैं, ये रहे 2 कस्टमर्स, और इन दोनों को ही ना हमने 1-1 लाख रुपए की सेल करी है, और हमने इन दोनों को उधार पे सेल करी है। मान लो इन दोनों को 2-2 महीने का, मतलब क्रेडिट पीरियड जो दिया है वो 2 महीने का दिया है। अब इसमें से ना एक कस्टमर, मान लो ये वाला, ये कहता है मुझे उधार नहीं चाहिए, आप चाहो तो मुझसे ये पैसे आज ही ले लो। अगर ये ऐसा बोलेगा तो हम भी क्या कहेंगे, नेक काम में देरी कैसी, हाँ बिल्कुल दे जाओ, आज ही दे जाओ। लेकिन सामने वाला भी समझदार है, वो मुझे बोलेगा देखो सर, अगर मैं ये पैसे आपको 2 महीने तक भी नहीं देता तो आप मुझे कुछ बोल तो नहीं पाएंगे, बिकॉज ये क्रेडिट तो आपने ही दिया है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब आप जरा सोचिए, मैं जो पैसे अपने पास 2 महीने तक रख सकता था और मैं आज ही वो पैसा आपको दे रहा हूं बिना अपने पास रख के, तो इसका मुझे कुछ तो इंसेंटिव मिलना चाहिए। मैंने कहा थोड़ा विस्तार में समझाओ। उसने कहा सर देखिए, ये पैसा अगर मैं आपको 2 महीने बाद देता तो ये पैसा मेरे बैंक में रहता,
और मुझे उस 1 लाख रुपए पर जो मेरे पास ही रहते, इस पर मुझे 2 महीने का ब्याज मिलता। मैंने कहा ठीक बात। वो कह रहा है ये पैसा मैं आपको आज ही दे रहा हूं, तो जो ब्याज मुझे मिलता ये ब्याज अब आपको मिलेगा, बिकॉज मेरे बैंक से ये आज ही आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे, और जो ब्याज मैं कमाता ये ब्याज तो आप कमाना शुरू कर दोगे। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मेरा जितना 2 महीने के इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है उसके बराबर ना मुझे एक डिस्काउंट दे दो। मान लो उसका नुकसान ना 2% का हो रहा है, 2 महीने का ब्याज मान लो उसको 2% मिलता, तो वो कह रहा है 1 लाख का 2%, 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे दो और मैं आपको आज ही 98,000 रुपीज दे देता हूं। और ये बात बिल्कुल लॉजिकल सी भी है। सोचिए, ये वाला इंसान मुझे 2 महीने बाद ही पेमेंट करेगा। इससे भी मैं अगर कहूं कि तू भी 1 लाख दे, और ये कह रहा है मैं आज ही पेमेंट करूंगा, इससे भी बोलूं तू भी 1 लाख ही दे, तो इसके साथ तो ज्यादती हो जाएगी ना। ये कह रहा है भाई देखो मैं आपको आज ही पेमेंट कर रहा हूं, आपके बैड डेट्स का तो रिस्क ही खत्म कर दिया, आज ही आपके हाथ में पैसे आ गए, और वो पैसा मैं चाहता तो अपने पास 2 महीने तक रख सकता था, और अगर अपने पास मैं 2 महीने तक रखता तो मैं 2 महीने पे ब्याज कमाता, बस वो ब्याज के बराबर तो आपसे डिस्काउंट मांग रहा हूं। तो इसलिए ना कंपनीज क्या करती हैं, अपने सारे डेटर्स के लिए कोई कैश डिस्काउंट की पॉलिसी निकाल लाती है। वो कहते हैं भाई ठीक है तुम्हें हम उधार दे रहे हैं, जिसको उधार चाहिए उधार रखो, लेकिन साथ में हम आपको एक मोटिवेशन ये दे रहे हैं। आप में से कई लोग जो हमारे कस्टमर्स है, मान लो कैश रिच कंपनीज हैं, उनके पास कैश बहुत होता है, उनको नहीं चाहिए डिस्काउंट, मतलब नहीं चाहिए उनको क्रेडिट पीरियड, तो हम उनको ऑफर कर देते हैं ठीक है जो आज ही पेमेंट कर देगा उसको हम 1% या 2% जो भी हमारी कैश डिस्काउंट की पॉलिसी है हम उसके हिसाब से डिस्काउंट दे देंगे, और जो आज नहीं पेमेंट करना चाहता तो कोई बात नहीं, जब पूरा क्रेडिट पीरियड खत्म हो जाएगा तब हमें पूरी पेमेंट कर देना। अपना ये जो मैंने बात बोली कैश डिस्काउंट की कैसे दिया जाता है, इसके लिए ना कुछ क्रेडिट टर्म्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से लिखी जाती है, और इस पर ही एग्जाम में एमसीक्यू आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने देखिए एक चीज लिखी है और ये लिखा है 1/10 नेट 30। अब 1/10 नेट 30 में जो ये नेट 30 है, इसका मतलब ये है कि हमने जो क्रेडिट दिया है वो 30 दिन का दिया है। नेट 30 का क्या मतलब है कि हमने जो क्रेडिट दिया है वो कितने दिन का दिया है, 30 दिन का दिया है। और 1/10 का क्या मतलब है, ये जो 1 है ये है डिस्काउंट का परसेंटेज, ये है 1% हम कैश डिस्काउंट देंगे अगर सामने वाला 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर जाता है। भाई सामने वाले को मैं एक ऑफर दे रहा हूं तो कुछ दिन तक तो वो ऑफर वैलिड रखू ना, चाहे वो 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, 8 दिन हो, 10 दिन हो, कुछ दिन तक तो वो ऑफर वैलिड रखना पड़ेगा। तो हमने अपने सारे कस्टमर्स को मेल भिजवा दिया, एक ईमेल कर दिया सबको, और बोला भाई देखो ये 1/10 नेट 30 क्रेडिट टर्म्स है, ये क्रेडिट टर्म्स बताइए सामने वाले को, और इस क्रेडिट टर्म्स को हमें रीड कैसे करना है। इसमें जो नेट 30 वर्ड है इसका मतलब होता है कि हम सामने वाले को 30 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं, और 1/10 में 1 का मतलब क्या है, 1 बेसिकली परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट है, और 10 का मतलब है कि अगर सामने वाला 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देगा तो उसको हम 1% का डिस्काउंट दे देंगे। और ध्यान रखें जैसे ही 11वां दिन लग जाएगा फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट लेने के लिए आपको पेमेंट कितने दिन के अंदर करनी पड़ेगी, 10 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 1/10 में 1 का मतलब है 1% कैश डिस्काउंट, 10 का क्या मतलब है, कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज, और नेट 30 का क्या मतलब है कि अगर सामने वाला 10 दिन में नहीं पेमेंट करता तो 30 दिन के अंदर अंदर तो पेमेंट करनी है ना। उधार कितने दिन का है, 30 दिन का, वरना ठीक है आप डिस्काउंट नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं, डिस्काउंट नहीं ले रहे तो हमें 30 डेज के अंदर आप पूरी की पूरी पेमेंट करना, फिर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो 1/10 नेट 30 का मतलब क्या हुआ, 1% कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज, अदरवाइज फुल पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड विद इन 30 डेज। कोई कस्टमर अगर मान लो 10 दिन के बाद कभी भी आता है, 11वें दिन, 12वें दिन, ऑफकोर्स कोई अगर 10 दिन निकाल देगा तो वो 11वें दिन क्यों आएगा, पर 11वें दिन ऑनवर्ड वो जब भी आएगा अब उससे पूरे ही पैसे लेंगे, अब डिस्काउंट नहीं देंगे। ऐसे ही 3/10 नेट 90 का क्या मतलब होना चाहिए, 3/10 नेट 90 का मतलब यह है कि उधार जो हमने दिया है वो 90 डेज का दिया है, और सामने वाले को अगर डिस्काउंट लेना है तो उसको 10 दिन के अंदर आना पड़ेगा, और 10 दिन के अंदर आएगा तो हम उसको डिस्काउंट का परसेंटेज कितना देंगे, 3% का डिस्काउंट देंगे। तो 3/10 का क्या मतलब है कि हम 3% का डिस्काउंट देंगे अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर आता है, अदरवाइज 90 दिन के अंदर आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। 3% कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज, अदरवाइज फुल पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड विद इन 90 डेज। इस पर ना एग्जाम में एमसीक्यू आ जाते हैं।
इसको अगर आपको, इस एग्जाम्पल को अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि जून 2021 का क्वेश्चन है। देखो उसने क्या लिखा है, क्रेडिट टर्म 4/20 नेट 90 मीन्स। 4/20 का क्या मतलब है, 4% का डिस्काउंट दे देंगे। 4 इज व्हाट, डिस्काउंट का परसेंटेज। और डिस्काउंट कब देंगे, जब सामने वाला 20 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है। अदरवाइज 20 दिन के बाद अगर पेमेंट करेगा तो 90 दिन के अंदर अंदर पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। यही मतलब हुआ ना। चलिए अब एक बार देख लेते हैं। ए में बोलता है 0.4% डिस्काउंट। ना, पहली बात इसने बोल दी, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4% का डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट, ये भी बेकार बात कर रहा है। 90% का डिस्काउंट फिर सेल, ये 10% भी क्यों ले रहे हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। डी ऑफ कोर्स अब करेक्ट होगा। और आइए जरा पढ़ लेते हैं। 4% डिस्काउंट विल बी ग्रांटेड इफ द कस्टमर पेज विद इन 20 डेज, अदरवाइज ही मस्ट मेक पेमेंट विद इन 90 डेज। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जून 2023 का क्वेश्चन है। कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टर्म्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट 2/10 नेट 30। 2/10 नेट 30 का क्या मतलब है, 2% का डिस्काउंट देंगे अगर 10 दिन में पेमेंट हो जाती है। अदरवाइज 30 दिन के अंदर अंदर पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर कोई 11वें दिन भी आएगा तो पूरी ही पेमेंट करनी पड़ेगी। 10 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, 10वें दिन भी आता है, तब भी हम 2% का डिस्काउंट दे देंगे। चलिए अब पहले वाला जो स्टेटमेंट है, 10% कैश डिस्काउंट बोलते ही हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 2% कैश डिस्काउंट कैन बी टेकन बिफोर द 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। नहीं, अगले महीने थोड़ी। अगर अगले महीने की तो कहां से बात आ गई, जिस दिन हम सेल करते हैं उसके बाद से 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तब डिस्काउंट मिलेगा। अगले महीने का तो कोई चक्कर होता ही नहीं, तो ये भी बेकार है। 10% कैश, जैसे 10% का डिस्काउंट बोलेगा तो ये भी बेकार है। नो कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड फ्रॉम द 11th डे ऑफ सेल्स। ये बात सही कह रहा है कि जैसे ही 11वां दिन लग जाएगा फिर हम कोई कैश डिस्काउंट ऑफर नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक जून 2023 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको ज्यादा बेहतर तरीके से देखो तब समझ में आता जब हमने, अगर मान लीजिए इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए होते कैश डिस्काउंट पॉलिसी के। जो बच्चे मुझसे रेगुलर बैच में पढ़ रहे हैं या फिर आपने भी कहीं से पढ़ा होगा, तो आपने डेटर्स मैनेजमेंट में अलग अलग तरह की क्रेडिट पॉलिसी के कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए होंगे। जैसे कि हम क्रेडिट पॉलिसी को 3 हेड्स में जनरली बांट देते हैं। पहला, रिलैक्सेशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। रिलैक्सेशन का क्या मतलब है कि हम अभी अपना जो क्रेडिट है वो बढ़ा रहे हैं। 1 महीने का उधार दे रहे हैं लेकिन अब 2 महीने का उधार करना चाहते हैं। अब ऑफ कोर्स जब 2 महीने का उधार करेंगे तो हमारे पैसे भी अब ज्यादा टाइम के लिए ब्लॉक होंगे, हमारे बैड डेट्स भी बढ़ सकते हैं, हमारा कलेक्शन पे भी खर्चा बढ़ सकता है। लेकिन हम क्यों करेंगे 2 महीने का उधार, क्योंकि हमारी सेल बढ़ जाएगी। तो इससे हो सकता है कि हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। लेकिन क्या पक्का पक्का बढ़ेगी? मान लो मैं अपने क्रेडिट पीरियड को बढ़ाता हूं, क्या मेरी पक्का पक्का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कि घट भी सकती है? सर अगर पक्का बढ़ती ही होती तो फिर ये चैप्टर ही क्यों होता, फिर हम इवैल्यूएट ही क्यों करते, फिर तो पक्का बढ़ा ही दो। हम इवैल्यूएट करके देखते हैं ना कि हमारा अगर ये प्रपोज क्रेडिट पॉलिसी अगर हम इवैल्यूएट जब हम मान लो इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है, इंक्रीमेंटल गेन होगा कि इंक्रीमेंटल लॉस होगा। तो हम रिलैक्सेशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज को इवैल्यूएट करते हैं। फिर हम टाइटनिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। टाइटनिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिसी का क्या मतलब है कि अभी हम 2 महीने का उधार दे रहे हैं, अब हमें लगता है कि इसको 1 महीने का कर दो। हमने क्रेडिट पीरियड कम कर दिया। अब क्रेडिट पीरियड कम करोगे तो हो सकता है आपकी सेल कम हो जाए, लेकिन क्रेडिट पीरियड कम करने से कुछ फायदे भी होंगे। फायदे क्या होंगे? हमारा पैसा कम दिन के लिए ब्लॉक होगा, हमारे बैड डेट्स का खतरा कम हो जाएगा, हमारा कलेक्शन पे खर्चा हो सकता है कम हो जाए, मतलब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन क्रेडिट पॉलिसी कम करने से कहीं ऐसा ना हो कि सेल इतनी ज्यादा गिर जाए कि आपका नुकसान हो जाए, मतलब हमें इसको भी इवैल्यूएट करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही हम कैश डिस्काउंट पॉलिसीज को भी इवैल्यूएट करते हैं। अब जिसने भी अगर मेरे साथ पढ़ा है रेगुलर बैच में तो आपको याद होगा इन सब पर हमने अच्छे खासे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे। लेकिन इन तीनों ही तरह की क्रेडिट पॉलिसीज, चाहे वो क्रेडिट पीरियड को बढ़ाने की हो, क्रेडिट पीरियड को घटाने की हो या कैश डिस्काउंट पॉलिसी हो, ये पक्का पक्का हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे ऐसा जरूरी थोड़ी है। अगर ऐसा पक्का ही होता तो फिर ये चैप्टर हम पढ़ ही नहीं रहे होते। हम इस चैप्टर में बेसिकली यही तो इवैल्यूएट करते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब जो ये 3 स्टेटमेंट जो पहले दिख रही है ना आपको,
इसमें कहता है कि व्हेन द फर्म रिलैक्सेस द क्रेडिट टर्म्स, मतलब क्रेडिट पॉलिसी, हम अपनी क्रेडिट पीरियड बढ़ा दें और साथ में कैश डिस्काउंट भी दे दें, द प्रॉफिटेबिलिटी इज श्योर टू इंक्रीज। ये जो श्योर वर्ड लिख दिया ना, इसने काम खराब कर दिया। मे भी मतलब हो सकता था कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती, पर श्योरली बढ़ेगी ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो नंबर्स देख के ही पता लगेगा कि हमारे कितने गेन्स हो रहे हैं और कितने नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। जैसे हम क्रेडिट पीरियड बढ़ाएंगे तो फायदा क्या होगा, हमारी सेल बढ़ेगी। नुकसान क्या होगा कि हमारे ज्यादा दिन के लिए पैसे ब्लॉक होंगे, हमारे बैड डेट्स भी बढ़ सकते हैं। ऐसे ही हम अगर क्रेडिट पीरियड को टाइटन करेंगे, मतलब क्रेडिट पीरियड कम करेंगे, तो फायदा क्या होगा कि हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम टाइम के लिए लगेगा, मतलब पैसा कम दिन के लिए ब्लॉक होगा। लेकिन नुकसान क्या होगा, हमारी सेल घट सकती है। तो इवैल्यूएट करने के बाद ही पता लगेगा ना कि नेट में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, मतलब ये क्रेडिट पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और इवैल्यूएट करेंगे तभी पता लगेगा ना कि प्रॉफिटेबिलिटी हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो ये श्योर वर्ड लिख के ना, ये बोल रहा है कि पक्का पक्का ऐसा होगा ही नहीं, पक्का पक्का थोड़ी, वो तो हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है। ऐसे ही बी स्टेटमेंट पढ़ो, यहां पर भी कहता है कि अगर हम फर्म जो है क्रेडिट टर्म्स रिलैक्स कर दे और डिस्काउंट ऑफर कर दे, प्रॉफिटेबिलिटी इज श्योर टू इंक्रीज इफ सेल्स इंक्रीजेस। ऐसा जरूरी नहीं है, श्योर वर्ड लगाते ही ना, तीनों स्टेटमेंट में श्योर वर्ड लगाया हुआ है। और श्योर कुछ नहीं होता, अगर श्योर होता तो ये चैप्टर ही नहीं होता। इसलिए नन ऑफ द अबव इज द आंसर। बाकी आपने जहां से भी रेगुलर क्लासेस ली होंगी तो आपने इन पर पक्का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आपने भी देखा होगा वहां पर कि इवैल्यूएशन के बाद ही पता लग पाता है कि हमें ये क्रेडिट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले ना, हम क्वेश्चन नंबर 12 पहले देख रहे हैं। ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में आया और इस क्वेश्चन में बेसिकली डेटर टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला पर ही बात पूछी हुई है। अब ना हमने रेशियोज टॉपिक भी रिवाइज किया था। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने रेशियोज नहीं रिवाइज कर रखा, करना चाहते हैं, यूट्यूब पर हमने वो भी अपलोड कर रखा है, बहुत अच्छे से वो सब रिवाइज करवा रखा है, सारे ही एग्जाम के एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको याद है तो मुझे बताइए डेटर टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला था। सर डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। और आपको याद होगा डीटीआर के साथ एक रेशियो और साथ में चलती थी, कलेक्शन पीरियड, याद है ना आपको। ऐसे ही सीटीआर के साथ क्या था, पेमेंट पीरियड, मतलब क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के साथ पेमेंट पीरियड था, और एसटीआर स्टॉक टर्नओवर रेशियो के साथ होल्डिंग पीरियड था। चलिए फिलहाल यहां पर डीटीआर तक सीमित रखते हैं। कहता है डीटीआर रिफ्लेक्ट्स ए कलेक्शन पीरियड। नहीं, कलेक्शन पीरियड तो एक अलग रेशियो थी। डेटर्स इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल्स, डेटर्स इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल्स, बी ही करेक्ट आंसर है। नहीं, डेटर्स इन रिलेशन टू टोटल सेल, टोटल सेल तो हम लेते नहीं, क्योंकि टोटल सेल में तो कैश सेल भी होता है, और डेटर्स किससे राइज होते हैं, क्रेडिट सेल से। और एजिंग ऑफ डेटर्स, मतलब डेटर्स कितने पुराने हो गए हैं, इसके लिए ना एक एजिंग एनालिसिस होता है। तो ये भी सही आंसर देंगे, तो सही आंसर कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ना, ये भी दिसंबर 2019 का ही क्वेश्चन है, और ये भी आप देखोगे ना बेसिकली रेशियोज का ही क्वेश्चन है। हमने डेटर टर्नओवर रेशियोज, जिस तरीके से रेशियोज में रिवाइज किया था, अगर आपने वो रिवाइज किया है मेरे साथ, तो ये क्वेश्चन भी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए जरा एक बार देख लेते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग डेटा, और यहां पर हमें क्या निकालना है, टोटल सेल्स का अमाउंट निकालना। ध्यान रखिए टोटल सेल, टोटल सेल में कैश और क्रेडिट सेल दोनों होती हैं। अब हमें यहां पर ना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स, मतलब क्लोजिंग डेटर दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल मतलब ओपनिंग डेटर दे रखे हैं। और आपको याद होगा मैंने बताया था रेशियोज में, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन होती है तो एवरेज वर्ड का सिग्निफिकेंस होता है, मतलब यहां पर हमें एवरेज रिसीवेबल्स या एवरेज डेटर यूज करना पड़ेगा। फिर हमको यहां पर एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 25 डेज। क्रेडिट सेल्स कह रहा है हमारी 73% सेल का, मतलब टोटल सेल का 73% क्रेडिट सेल है, और हमें साल में 365 दिन एज्यूम करने के लिए बोला है। अब आप इसमें पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहां पर, क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है, तो इसकी मदद से हम डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड का क्या फॉर्मूला हमारा था, सर एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता था, डिपेंड करता है कि हमें कलेक्शन पीरियड कैसे दे रखा है। अगर हमें कलेक्शन पीरियड डेज में दे रखा है तो 365 ऊपर रखेंगे, मंथ्स में होता तो 12 रखते, क्योंकि यहां पर हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड डेज में दे रखा है, तो 365 अपॉन डीटीआर करेंगे, 365 अपॉन डीटीआर करेंगे। और हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 25 डेज का है, तो आप इसकी मदद से डीटीआर निकाल सकते हो। जरा बताइए डीटीआर कितना आएगा। सर ये आ गया 14.6 टाइम्स। अब आप मुझे बताइए डीटीआर का फॉर्मूला क्या था,
सर डीटीआर का फॉर्मूला था क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। अब एवरेज डेटर लिखो या एवरेज रिसीवेबल लिखो, एक ही बात है। चलिए मुझे बताइए, एवरेज डेटर क्या यहां पे निकाल सकते हो आप? एवरेज डेटर कैसे निकालोगे? सर ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स बाय 2। ओपनिंग डेटर कितने दे रखे हैं? सर 30 लाख के हैं, और क्लोजिंग डेटर सॉरी ओपनिंग डेटर 20 लाख के हैं, क्लोजिंग डेटर 30 लाख के हैं, तो 20 प्लस 30 बाय 2, तो ये हमारे कितने के आ गए? ये हमारे 25 लाख के एवरेज डेटर आ गए। अब आप डीटीआर के फॉर्मूला में इस एवरेज डेटर्स को पुट कर दो। डीटीआर हमारा कितना है? सर डीटीआर हमारा 14.6 है। क्रेडिट सेल सर ये तो हमको पता नहीं, और हमारा जो एवरेज डेटर है सर वो 25 है, तो हमारी क्रेडिट सेल्स कितने की आ जाएगी? सर क्रेडिट सेल्स आ जाएगी 25 इंटू 14.6, 365 लाख की क्रेडिट सेल्स। ध्यान रखना 4 ऑप्शन में 365 लाख भी दे रखा है। भावुकों की गलती से टिक मत कराना। कई बार बच्चा क्या करता है, उसका खुद का कोई आंसर आता है तो वो टिक कराता है फटाफट बिना सोचे समझे कि मांगा क्या है। मांगा क्या है? टोटल सेल का अमाउंट मांगा है, ये तो क्रेडिट सेल आई है। अब टोटल सेल निकालने के लिए क्या करोगे? ये इसने जो बता रखा है ना कि हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो टोटल सेल का 73% है, यही बोला ना उसने, तो इसी को यूज कर लेते हैं। इसने बोला है कि हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो सेल का, मतलब सेल बोलो या टोटल सेल बोलो एक ही बात है, टोटल सेल का 73% है। क्रेडिट सेल्स हमारी 365 हुई, तो क्या इसकी मदद से अब आप टोटल सेल नहीं निकाल सकते क्या? बताओ जी, 365 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 73 कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 500 लाख। तो 500 लाख क्या ऑप्शन में है? क्यों नहीं होगा सर? बिल्कुल है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये चीजें ना हमने रेशियोज में पढ़ रखी हैं। अगर आपके पास वक्त है तो रेशियोज रेगुलर बैच का भी यूट्यूब पर हमने अपलोड कर रखा है, और रिवीजन लेक्चर भी अपलोड कर रखा है। रेगुलर बैच का आप देखोगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, और रिवीजन के लिए भी आप चैप्टर वाइज डिटेल रिवीजन करके प्लेलिस्ट बनी है उसमें भी देखेंगे, तो वहां पर भी आपको रिवीजन लेक्चर भी मिल जाएगा। तो दोनों ही अवेलेबल है। आपके पास टाइम कितना है उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी ऑप्ट करके अपना टाइम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ना जून 2022 का है। इस क्वेश्चन को मैं रीड करवाऊं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उससे पहले एक छोटी सी बात सुनेगा। देखिए क्रेडिट पॉलिसी, जब ये वर्ड आप सुनते हैं ना तो ये एक बहुत वाइडर टर्म है। मतलब सपोज मैं ये कहता हूं कि हम अपने डेटर्स को ना 30 डेज का क्रेडिट देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी क्रेडिट पॉलिसी है कि हम 30 दिन का ही उधार देते हैं। तो क्रेडिट पीरियड हमारी क्रेडिट पॉलिसी का ही एक हिस्सा हुआ। हम अगर ये बोलते हैं कि हमारी ना ये क्रेडिट पॉलिसी है कि जो कस्टमर्स हमें 4 दिन 5 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं उनको हम 2% का कैश डिस्काउंट देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हमारी क्रेडिट पॉलिसी है कि हम 2% का कैश डिस्काउंट भी देते हैं। मतलब क्रेडिट पॉलिसी एक वाइडर टर्म है, उसी के अंदर क्रेडिट पीरियड भी आ गया, उसी के अंदर कैश डिस्काउंट भी आ गया। और या फिर ये कहें कि ये हमारी क्रेडिट पॉलिसी है कि अगर मान लो हमसे कोई पहली बार उधार पे सेल करना चाहता है, कोई चाहता है कि हम पहली बार उनको उधार पे सेल करें, तो पहले हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे सप्लायर्स को उन्होंने बड़ा रुलाया है पेमेंट में, मतलब बड़ा लटका के पेमेंट देते हैं, मतलब उनका हम एक क्रेडिट वर्दिनेस चेक करेंगे। हो सकता है कि जैसे बैंक्स वाले सिबिल चेक कराते हैं, हम भी सिबिल चेक करा लें कि उन्होंने पास्ट में कोई डिफॉल्ट वगैरह तो नहीं कर रखा। मतलब हमारे पास कोई नया कस्टमर आएगा तो ये हमारी क्रेडिट पॉलिसी है, पहले हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कराते हैं। ऐसे ही सपोज मैं ये बोलूं कि अगर मान लो हमारा कोई ऐसे डेटर है जिनको हमने देखा है पास्ट में बहुत लटका के पेमेंट करते हैं, तो हम उनको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, भाई अगली बार से हम उनको सेल करेंगे नहीं उधार पर। तो ये भी हमारी क्रेडिट पॉलिसी हो सकती है। मतलब क्रेडिट पॉलिसी में बहुत सारी चीजें आती हैं कि हमारा कलेक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, हमारा क्रेडिट पीरियड क्या होगा, हमारा कैश डिस्काउंट क्या होगा, अगर हमारे कोई पुराने डेटर हैं अगर वो लटका के पेमेंट करते हैं तो उनके साथ आगे क्या करना है, नए कस्टमर आते हैं तो क्या उनको उधार पे देना है कि नहीं देना है, और देना है तो क्या चेक करना है। क्रेडिट पॉलिसी ना एक बड़ी वाइडर टर्म है जिसके अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमिन द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म। अब आप अगर देखेंगे ना ये सारे ही वो फैक्टर हैं
जो कि क्रेडिट पॉलिसी को फाइनली डिफाइन करने में हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, जैसे कि क्रेडिट टर्म्स, कि हमारा क्रेडिट पीरियड कितना हो। अच्छा, हमारा क्रेडिट पीरियड कितना होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्रेडिट पीरियड रखने से हमारी सेल्स पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर मान लो हमारी सेल 30 दिन पर अगर हम उधार करते हैं तो मान लो 10 लाख रुपए की होती है, 60 दिन का उधार देते हैं तो हमारी सेल 15 लाख तक जा सकती है, तो हम फिर ये कहेंगे भाई 60 दिन की रख लेते हैं। मतलब हमारा सेल पर क्या असर पड़ने वाला है ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। और ऐसे ही कैश डिस्काउंट को भी हम ऑफ कोर्स कंसिडर करेंगे अपनी क्रेडिट पॉलिसी को डिजाइन करते हुए। तो आप देखेंगे तीनों ही ऐसे फैक्टर हैं जो कि क्रेडिट पॉलिसी हमारी फाइनली कैसी दिखेगी ये कंसिडर किए जाएंगे। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 15 भी ना रेशियोज टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं, वैसे मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूं कि ये इसका क्या मतलब है। देखिए लिक्विडिटी जब हम ये वर्ड बोलते हैं ना, इसका मतलब फाइनेंस में बेसिकली ये होता है कि हमारा जो वो एसेट है अगर बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो हम बोलते हैं वो लिक्विड है। जैसे कि हमने रेशियो में लिक्विड एसेट्स पढ़ा था, तो लिक्विड एसेट्स का क्या मतलब था? ऐसे एसेट्स जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर कोई एसेट हमारा ऐसा है जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है तो हम बोलते हैं वो लिक्विड एसेट्स है। और लिक्विड से ही आया लिक्विडिटी, नहीं तो वो कहता है कि लिक्विडिटी ऑफ रिसीवेबल्स, मतलब डेटर्स की जो लिक्विडिटी है वो किसके थ्रू असेस हो सकती है। अब आप मुझे बताइए हमारे रिसीवेबल्स कब कहलाएंगे कि वो ज्यादा लिक्विड है? सर हमारे रिसीवेबल्स या डेटर्स ज्यादा लिक्विड तब कहलाएंगे जब वो जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हों। और जब वो जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हैं तो इसका मतलब हमारा डीटीआर बहुत ज्यादा है। रेशियोज टॉपिक को अगर आप याद करो जब हमने वो रिवाइज किया तो मैंने आपको बताया था डीटीआर जितना ज्यादा हो उतना बेहतर, क्योंकि जितना ज्यादा डीटीआर होगा इसका मतलब हमारे जो डेटर्स है जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा इसका मतलब हम डेटर्स हमसे उधार पे लेते हैं बट जल्दी ही कैश दे देते हैं, फिर उधार पे लेते हैं फिर जल्दी कैश में दे देते हैं। और जितना ज्यादा डीटीआर होगा उतना ही कम कलेक्शन पीरियड होगा। ये बात हमने प्रूव करी थी। तो आप जरा सोचिए अगर मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्शन पीरियड मात्र 15 दिन है और मेरा कॉम्पिटिटर है उसका कलेक्शन पीरियड मान लो 35 दिन है, तो ज्यादा लिक्विड रिसीवेबल्स किसके होंगे, मेरे कि उसके? ऑफ कोर्स हमारे सर, क्योंकि हमारा कम कलेक्शन पीरियड है। जितना कम कलेक्शन पीरियड होगा इसका मतलब हमारे डेटर्स जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हायर द डीटीआर इसका मतलब हमारी जो लिक्विडिटी है वो ज्यादा है। हमने ये बात लिखी भी थी, देखी भी थी कि डीटीआर जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है। और अगर डीटीआर ज्यादा है तो ये ध्यान रखें जो कलेक्शन पीरियड है वो कम से कम होगा। मतलब डीटीआर में और कलेक्शन पीरियड में इनवर्स रिलेशनशिप होता था। तो लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई एसेट कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है। तो हमारे डेटर्स कितने लिक्विड हैं ये हम किस बात से असेस कर सकते हैं? डीटीआर और कलेक्शन पीरियड की मदद से। डीटीआर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब आपके डेटर्स उतने ज्यादा लिक्विड हैं, और क्योंकि डीटीआर जितना ज्यादा होगा कलेक्शन पीरियड उतना ही कम होता है। ये बात हमने रेशियोज में रिवाइज करी थी, तो आप एक बार वो भी रिवाइज कर लेंगे। अगर आपने करा है तो आपको सारी बातें याद आई गई होंगी। तो लिक्विडिटी ऑफ रिसीवेबल्स इज असेस्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? एवरेज कलेक्शन पीरियड, हाँ सर इससे भी होता है। टर्नओवर रेशियोज, यस सर इससे भी होता है। तो ए और बी बोथ, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बीच में रह गया था, आइए जरा इसको भी एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं करवाऊं उससे पहले एक छोटी सी बात सुनिए। हमने जब अभी कैश डिस्काउंट के बारे में बात करी थी कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे थे कि 1/10 नेट 30, इसका क्या मतलब था कि 1% का कैश डिस्काउंट देंगे अगर हमारे डेटर हमें 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं, अदरवाइज 30 दिन के अंदर पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। नेट 30 का क्या मतलब था कि हमने क्रेडिट जो दिया है वो 30 दिन का दिया है। ऐसे ही अगर मैं कहूं 3/10 नेट 90, तो इसमें नेट 90 का क्या मतलब था? नेट 90 का मतलब था हमने 90 दिन का उधार दिया है, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। फाइंड आउट द एवरेज साइज ऑफ रिसीवेबल्स। कह रहा बताइए कि हमारा रिसीवेबल्स का साइज, मतलब डेटर्स का अमाउंट पूछ रहा है कितना होगा। इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹10 लाख ऑन नेट 60, नेट 60 का क्या मतलब है कि हमने उधार 60 दिन का दिया है। भाई आगे 1/10 या 2/10 नहीं है, इसका क्या मतलब है कि हम कोई कैश डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, हमारी कोई कैश डिस्काउंट की पॉलिसी नहीं है, पर हमने उधार कितने दिन का दिया है? 60 दिन का दिया है। विद एन assumption that 25% of the customers do not pay within the prescribed time। अब पहले तो आप ये समझें कि इसने मुझसे जब ये बोला कि एवरेज साइज ऑफ रिसीवेबल्स निकाल दो, इसका मतलब ये मुझसे फंड्स ब्लॉक निकालने के लिए कह रहा है। और फंड्स ब्लॉक निकालने का तरीका मैंने आपको बताया ही था।
फंड्स ब्लॉक निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमें कॉस्ट चाहिए होती है, पूरे साल भर की जो हमारी कॉस्ट होती है वो हमें चाहिए होती है, और उसको फिर हम क्रेडिट पीरियड से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। अगर क्रेडिट पीरियड डेज में है तो 365 से, मंथ्स में है तो 12 से। नहीं, ऐसा ही था। लेकिन अगर हमने रेगुलर बैच में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये बात लिखते भी हैं प्रॉपर, इस पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जहां पर हमें कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है वहां पर हम सेल्स के बेसिस पे ही फंड्स ब्लॉक निकाल देते हैं, मजबूरी है भाई। वैसे हमें पता है कि हमारे जो पैसे ब्लॉक होते हैं डेटर में वो कॉस्ट के अकॉर्डिंगली होते हैं, लेकिन अगर कॉस्ट इंफॉर्मेशन है ही नहीं, क्या करें फिर? तो उस केस में फिर हमें मजबूरी में फंड्स ब्लॉक सेल्स की मदद से ही निकालना पड़ता है। मतलब यहां पर आपको फंड्स ब्लॉक जो है सेल्स की मदद से ही निकालना पड़ेगा। अब हमें अगर फंड्स ब्लॉक कंप्यूट करना है तो ध्यान से प्लीज देखिए हमें क्या करना होगा। जैसे हम नॉर्मली करते थे, हम सबसे पहले कॉस्ट लेते थे, यहां कॉस्ट नहीं है, हम सेल ले लेंगे, कोई बात नहीं, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 डेज का आपने उधार दिया है तो 60/365 से, है ना, यही कर देंगे हम। तो 10 लाख को 60/365 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आता है 1,64,384। ठीक है, ये हमारे फंड्स ब्लॉक निकल के आते हैं, जो कि आप देख रहे हैं चारों में से किसी ऑप्शन में नहीं है। देखिए अगर ये लाइन ना लिखी होती, ये लाइन ना लिखी होती तो यही आंसर होता, हमारे फंड्स ब्लॉक यही निकल के आते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे हमेशा फंड्स ब्लॉक 164,384 रहते हैं अगर हमारे सारे के सारे डेटर टाइम पे पेमेंट करते हैं। मतलब हमने 60 दिन का उधार दिया है तो हम ये मान के चलते हैं जब जब हम फंड्स ब्लॉक निकालते हैं कि अगर हमने जितना उधार दिया है एग्जैक्टली 60वें दिन हमारे सारे डेटर हमारी पेमेंट कर जाते हैं। मतलब हमारे जो फर्स्ट डे की सेल होती है वो 60th डे पर रिलीज हो जाएगी। तो जब हम, मतलब आपका जो क्रेडिट पीरियड है एग्जैक्टली उतने ही टाइम के बाद आपके कस्टमर्स पेमेंट कर देते हैं। अगर ये बात एज्यूम कर ली जाए तो हम कहते हैं कि हमारे डेटर इतने होंगे। लेकिन वो पता है क्या बोल रहा है कि 25% ऑफ द कस्टमर जो है ना वो तो प्रिस्क्राइब टाइम में पेमेंट करते ही नहीं है। मतलब आप जरा सोचिए, हमारा जो हमने डे 1 जो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि मान लो 30 दिन का उधार है, तो जैसे ही 31वां दिन आएगा हम नई सेल करेंगे, पुरानी वाली फर्स्ट डे की रिलीज होगी। 32वें दिन क्या होगा, फिर नई सेल करेंगे, सेकंड डे की रिलीज होगी। 33rd डे क्या होगा, नई सेल करेंगे लेकिन थर्ड डे की, मतलब नया पैसा ब्लॉक तो होगा लेकिन साथ साथ पुराना रिलीज भी होता चलता है। लेकिन वो कब? जब सारे के सारे कस्टमर्स टाइम पे पेमेंट कर दें। अगर 30 डेज का क्रेडिट है तो सारे 30 दिन में पेमेंट कर दें। हमारे डेटर ये होते अगर हमारे सारे कस्टमर्स 60 डेज के अंदर पेमेंट कर देते तो, लेकिन ये कह रहा है 25% ऑफ द कस्टमर्स जो है वो प्रिस्क्राइब टाइम में पेमेंट ही नहीं करते। मतलब इस 1,64,384 का 25% एक्स्ट्रा और हमारा रिलीज नहीं हो पाता। क्यों? वो पेमेंट नहीं करते इसलिए। तो प्लस 25% भी हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। करिए, जोड़िए। 41,096, 164,384, 2,05,480। सर पर आंसर तो अभी भी नहीं है आंसर अभी भी नहीं है। और यही हमारे इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में कमी छोड़ी। मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था। इस क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया साल में 360 दिन एज्यूम करके। और हमेशा हम एकेडमिकली देखते हैं 360 डेज हम साल में तभी एज्यूम करते हैं जब क्वेश्चन खुद बोलता है अपने आप से। हम अगर हमारे ऊपर छोड़ा जाए तो साल में कितने दिन मानोगे? जितने दिन होते हैं। साल में कितने दिन होते हैं? 365। हमने ये क्वेश्चन 365 डेज के अकॉर्डिंगली किया है और होना भी ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि अगर क्वेश्चन को 360 डेज एज्यूम करवाने होते तो वो बताता है और ज्यादातर वो बोल भी देता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी शायद कई चैप्टर से बताया है कि 360 एक ऐसी फिगर है जो ना अक्सर सबसे डिवाइड हो जाती है, बस 7 से उसकी नहीं बनती। 360 को 1 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा। सर 1 से तो सारे होते हैं। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी 360 को डिवाइड करो एग्जैक्टली 90 आता है। 360 को 5 से डिवाइड करोगे वो भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 से बस डिवाइड करोगे तो थोड़ी फैंसी फिगर आएगी, पर 8 और 9 से भी 360 डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए हमें 360 जो है कई बार एग्जामिनर बोल देता है कि आप 360 डेज मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, पर 4 ऑप्शन में जो एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जो 360 डेज एज्यूम करके ही आ सकता है। मतलब इस क्वेश्चन में मैं यहां पर
अगर ये सेम चीजें कैलकुलेट करूं, मतलब 10 लाख इंटू 60 अपॉन 360, बताओ कितना आता है? सर ये आ रहा है 1,66,667। इसमें अब क्या जोड़ दोगे? 25%। तो 166,667 का 25% कितना बनता है? ठीक है, $2,08,000। देख लो आप, सी इज द आंसर। ये था एज्यूमिंग 365 डेज, और ये आंसर कैसे है? एज्यूमिंग 360 डेज। आइडियली इंस्टीट्यूट को ये वाला आंसर ऑप्शन में देना चाहिए था, पर नहीं दे रखा। तो आपको भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है जो 365 दिन के अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा आपका आंसर, तो एक बार 360 दिन के हिसाब से भी करके देख लेना, क्या पता उससे आंसर हो। ठीक है, तो देखा जाए तो इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं दी, जिससे ऑफ कोर्स कई बच्चों का टाइम खराब हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। इसमें वो पूछता है एफिशिएंसी, ध्यान रखें, एफिशिएंसी ऑफ अ क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम डज नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय। पहले मुझे आप ये बताइए कि किसी भी कंपनी का जो क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम है उसको आप कब एफिशिएंट कहोगे, कब कहोगे कि बहुत बढ़िया चल रहा है? सर हम किसी भी कंपनी के क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम को एफिशिएंट तभी कह पाएंगे जब उसके सारे डेटर्स टाइम पर पेमेंट करते हैं। अगर मैंने अपने डेटर्स को 30 दिन का उधार दिया है तो 30 दिन तक हमारे पास सारी पेमेंट अगर आ रही है हमेशा, तो हम बोलेंगे हमारा क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत एफिशिएंट है। लेकिन अगर हमारे डेटर टाइम पे पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, हमने तो 30 दिन का उधार दिया है लेकिन महीने महीने हो जाते हैं हमारे पास पेमेंट ही नहीं आती है, इसका मतलब उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम है ना वो इनएफिशिएंट है। अब आप मुझे बताइए, वो कह रहा है कि हमारे क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो इनमें से किस में से इन्फ्लुएंस नहीं होती? मतलब ऐसा कौन सा इसमें पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी इन्फ्लुएंस नहीं होती? सबसे पहले है टाइमली बिलिंग। अब आप जरा सोचिए, आपने अपने कस्टमर्स को सेल किया, ठीक है ना, कोई भी सामान बेचा और आपने बिल ही नहीं भेजा। भाई अगर मान लो आपने बिल ही नहीं भेजा टाइम से, आपने उधार सामने वाले को 1 महीने का दिया है पर आपने बिल ही सेल करने के 20 दिन बाद भेजा है, और आप बार बार कहो पेमेंट कर पेमेंट कर, वो क्या बोलेगा? भाई टाइम पे बिल तो भेज दिया करो। भाई हर कोई ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या देखती है कि टाइमली बिलिंग, हमारे पास बिल तो आए, उसके बाद तो हम उसका प्रोविजन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं जहां से मान लो बुक्स पब्लिश करवाता हूं, जहां से बुक्स हम पब्लिश कराते हैं वहां से हमें सेम डे बिलिंग हो जाती है, सेम डे इनवॉइस आ जाता है। अब जैसे ही इनवॉइस आ जाता है तो वो इनवॉइस भेजने के 30 दिन के अंदर फिर हमें रिमाइंडर डालेगा सर आपकी पेमेंट नहीं आई। लेकिन अगर मान लो वो मुझे इनवॉइस भेजने में ही 2 महीने लगा दे तो मैं भी टाइम से पेमेंट कैसे करूंगा? फिर आप बात समझ पा रहे हैं? तो टाइमली बिलिंग जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद बिलिंग अगर हुई है तो वो एक्यूरेट ठीक हो, बिल में ही गलतियां, सामने वाले ने बिल भेजा, एक चीज 50 रुपए की थी 70 रुपए लगा रखे हैं, फिर एक चीज 80 रुपए की थी उसके 90 रुपए लगा रखे हैं, बिल ही इनएक्यूरेट भेजा है, तो मैं पेमेंट कैसे कर दूंगा? भाई पेमेंट तो तभी होगी ना जब बिल जो आपने भेजा है वो एक्यूरेट ठीक हो, तो एक्यूरेट बिलिंग होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइमली बिलिंग नहीं होती इससे भी हमारी क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी अफेक्ट होगी, अगर बिल भी एक्यूरेट नहीं है इससे भी अफेक्ट होगी। कंप्लायंस विद द स्पेसिफाइड क्रेडिट पॉलिसी। अब इससे हमारा क्या मतलब है कि हमारी जो भी क्रेडिट पॉलिसी है हम उससे प्रॉपर्ली कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लो हमने अपने कस्टमर्स को बोला है कि 5 दिन के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 2% का डिस्काउंट दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब लेकिन होता क्या है, मान लो कोई कस्टमर हमारे पास आता है, लास्ट डे भी आता है, हमसे रिक्वेस्ट करता है अरे दे दो ना डिस्काउंट, और हम दे भी देते हैं, तो इससे क्या हमारा क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम एफिशिएंट कहाँ हुआ? ऐसे तो जो हमें कैश डिस्काउंट करने के लिए टाइम से पेमेंट कर देते हैं वो भी करना बंद कर देंगे। वो क्या सोचेंगे, अरे तो बाद में भी देते थे डिस्काउंट तो हम फिर पहले पेमेंट क्यों करें? या फिर हमने उधार दे रखा है 30 दिन का, लेकिन हम 30 दिन के बाद रिमाइंडर डालते ही नहीं है सामने वाले को, सामने वाला कभी खुद से पेमेंट नहीं करेगा,
30 दिन हो चुके हैं तो आपको रिमाइंडर डालना पड़ेगा। जैसे ही आपका कोई बिल ओवर ड्यू होता है तो आपके पास रिमाइंडर आता है, चाहे वो बिजली का बिल हो, टेलीफोन का बिल हो, कोई भी बिल हो, आपका जैसे ही कोई बिल ड्यू होता है तो आपके पास एक रिमाइंडर आ जाता है। तो हमारी जो स्पेसिफाइड क्रेडिट पॉलिसी है उसको हम कंप्लाई प्रॉपर्ली अगर नहीं करेंगे तो भी हमारा क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम एफिशिएंट नहीं दिखाएगा, एफिशिएंसी नहीं दिखाएगा। इसका क्या यही मतलब है ना कि मान लो अगर हमने बोला है कि डिस्काउंट तभी देंगे जब 5 दिन के अंदर पेमेंट करोगे, 6वां दिन लग जाएगा, डिस्काउंट नहीं देंगे। 30 दिन जैसे हो जाएंगे, हम 30 दिन से 2 दिन पहले ही रिमाइंडर डालना शुरू कर देंगे। तो ऑफ कोर्स इससे भी हमारी एफिशिएंसी अफेक्ट होगी अगर हम क्रेडिट पॉलिसी को कंप्लाई नहीं कर रहे। डी ऑफ कोर्स एक ही पॉइंट बचा, यही सही आंसर है। और ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कैश डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं। कैश डिस्काउंट अवेल करने का मतलब लगभग आप उनको कैश ही तो सेल कर रहे हो। भाई कैश डिस्काउंट का क्या मतलब है? आज वो हमसे गुड्स खरीदते हैं, लगभग आज ही पेमेंट कर देते हैं, 2-4 दिन का हम टाइम देते हैं, लगभग आज ही पेमेंट कर देते हैं। ऐसे हमारे डेटर जो हमें बिल्कुल बिगिनिंग में ही पेमेंट कर देते हैं, तो सही मायनों में वो डेटर हुए कहां? डेटर तो वो ना जो हमें 30 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, 90 दिन के बाद पेमेंट करेंगे। ऐसे लोग जो लगभग हमसे कैश में ही सेल करवा रहे हैं, मतलब कैश में ही पैसे दे जाते हैं, ये कैश, भाई जो कैश डिस्काउंट लेंगे आप मानते हो कि आपने लगभग उनको कैश सेल ही किया है? नहीं, लगभग आपने उनको क्या किया है? कैश सेल ही किया है। तो जब हमने किसी को कैश सेल कर दिया तो उसमें क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम कहां लगा? इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? कैश डिस्काउंट अवेल बाय द कस्टमर। क्योंकि ऐसे डेटर जो हमें डे 1 ही पेमेंट कर जाते हैं, अगर शुरुआत में ही पेमेंट कर जाते हैं, तो फिर हमें अब उन पे कोई क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम थोड़ी लगा रहे हैं, नहीं, तो वो तो कैश सेल के ही बराबर हुआ। तो ये बेसिकली कैश सेल्स ही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए अब ना हम यहां पर कह सकते हैं कि डेटर्स मैनेजमेंट के हमने ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। और मेरी बात मैंने जैसे पहले भी बताई आपको कि हमने इस रिवीजन क्लास में सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सीएस एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन ये कवरेज के मामले में फिर से बोलूंगा 100% नहीं है। तो जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं प्लीज अपने रेगुलर नोट्स जरूर रेफर कीजिएगा, क्योंकि कुछ नया कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में आ सकता है। अब ना डेटर्स मैनेजमेंट के साथ ही एक कनेक्टेड टॉपिक होता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग एक कॉन्सेप्ट है, फैक्टरिंग एक टॉपिक है रादर। रेगुलर बैच में हमें उस चैप्टर को खत्म करने में 2 क्लासेस लगती हैं। बट अगर मैं अभी तक का पास्ट रिकॉर्ड देखूं तो फैक्टरिंग के ऊपर ऐसा कोई बहुत ज्यादा एमसीक्यू नहीं आ रखे हैं, मतलब हार्डली शायद एक आध एमसीक्यू ही होगा जो आया हुआ एग्जाम में। अब फैक्टरिंग ना होता क्या है? देखो, डेटर्स मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? आप जैसे ही किसी को उधार पे सेल करते हो तो मैंने आपको कहा कि बड़े सारी फिर चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। आपको उस डेटर का लेजर मेंटेन करना पड़ेगा, फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा वो डेटर आपको टाइम पे पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर वो नहीं करेगा तो फिर आपको रिकवरी पे उनके ऊपर पीछे पड़ना पड़ेगा, रिकवरी आपको हो रही है नहीं हो रही है। रिकवरी नहीं होगी तो फिर आपको लीगल केस करना पड़ जाएगा, लीगल केस से भी रिकवर नहीं होते तो बैड डेट हो जाएगा। मतलब एक बहुत सरदर्दी वाला काम है डेटर्स को मैनेज करना। अब कुछ कंपनीज बोलती हैं भाई हमारा ना इतना हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते डेटर्स को मैनेज करने में, तो वो क्या करती हैं, डेटर्स की मैनेजमेंट का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो एक थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देती है, जिसको फैक्टर बोलते हैं। मतलब फैक्टर कौन है? जो हमारे बिहाफ पर डेटर्स को मैनेज करता है। और कई बार ये एक तरह की फैक्टरिंग होती है जहां पर हमने सिर्फ सामने वाले को डेटर्स को मैनेज करने के लिए दिया है, मतलब वो अपने आप देखेगा कि डेटर की ड्यू डेट कब है, अपने आप रिमाइंडर भेजेगा, अपने आप रिकवरी पे फोकस करेगा, मतलब सारी सरदर्दी किसी और को दे दी हमने। एक तरीका ये है। दूसरी तरह की एक फैक्टरिंग होती है जहां पर हम अपने डेटर्स को आज ही के दिन, आज हमने किसी को उधार पर सेल किया और हमारी किताबों में डेटर आ गया और उन डेटर को हमने नॉर्मल किसी एसेट की तरह सेल कर दिया, किसी और फैक्टर को दे दिया। मान लो हमें हमारे बुक्स में आज डेटर 1 लाख रुपए हैं, तो मैंने किसी को वो 1 लाख रुपए के डेटर जो है किसी को सेल कर दिए और उससे आज मैंने 90,000 रुपए ले लिए। मतलब उस सेल के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट मुझे मान लो 3 महीने का उधार दिया है, जिस सेल के अगेंस्ट मुझे 3 महीने बाद 1 लाख मिलते अगर मैं अपने पास डेटर रखता, मैंने आज ही किसी को बेच के 90,000 उससे ले लिए। अब वो अपने आप देखेगा कि वो 1 लाख रुपए कैसे रिकवर करता है। मतलब वो अब जिसको मैंने ये डेटर बेचे हैं वो तो 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए रिकवर करेगा, और कल को अगर वो डेटर मान लो नहीं पैसे देते या देर लगाते हैं तो सारी सरदर्दी अब उसकी। मैंने आज 90,000 में डेटर बेच दिए। मतलब फैक्टरिंग भी ना कई तरीके की होती है, नॉन रिकोर्स या रिकोर्स फैक्टरिंग कई तरीके की होती है। लेकिन अब जब रेगुलर बैच में इसमें हम काफी वक्त लगाते हैं, पर क्योंकि मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट हमें देखना है, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ रिलेवेंट रख रहे हैं अपने आप को। फैक्टरिंग के ऊपर जो मुझे एक क्वेश्चन दिखा वो ये वाला है, जून 2021 में आया।
और इसमें आगे देखेंगे तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फैक्टरिंग, फैक्टरिंग विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। तो इसमें आपको दिखेगा जो ये सी ऑप्शन है, आउटराइट सेल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, आउटराइट सेल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल टू अ फाइनेंशियल एजेंसी। और उस फाइनेंशियल एजेंसी को हम क्या बोल देते हैं, उस फाइनेंशियल एजेंसी को हम फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर नॉर्मल, अगर मान लो इसमें भी बहुत से क्वेश्चंस अगर आए होते तो मैं जरूर इस पर भी वक्त लगाता, पर मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिखे नहीं जो पास्ट में अभी तक पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं इस रिवीजन लेक्चर में फैक्टरिंग के ऊपर डिटेल्ड बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, लेकिन हाँ, आपको अब जहाँ से भी आपने रेगुलर क्लासेस दी है, प्लीज़ वहाँ से फैक्टरिंग के कॉन्सेप्ट को देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम, मतलब एग्जाम में हो सकता है कि पहली बार कभी भी ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाए। और जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, मैंने तो आपको याद होगा फैक्टरिंग के ऊपर 2 क्लासेस ली थी, हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे, तो वो आपको जरूर देख के जाने हैं। तो आज की क्लास में हम कह सकते हैं कि डेटर्स मैनेजमेंट का रिवीजन हमारा खत्म होता है। मिलेंगे हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।